हेलो स्टूडेंट, एसवीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाठ्यक्रम। तो हम पाठ्यक्रम में पहले करेंगे हम पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषाएं क्या होती हैं, इसके कौन कौन से तत्व है जिसके कारण पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ। बाद में हम अध्ययन करेंगे पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यक्रम किस प्रकार होना चाहिए, कि पर्यावरण अध्ययन हमारा विषय क्या चल रहा है यहाँ, पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा निर्धारित होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन, अब हमारा पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं पाठ्यक्रम क्या होता है। तो पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, करिकुलम। करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है, जो इससे पाठ्यक्रम का निर्माण किससे होता है, ये कुरियर शब्द निकलता है लैटिन भाषा से। ये तो अंग्रेजी का हो गया करिकुलम, तो और लैटिन भाषा के कुरियर से इसका अर्थ निकलता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, छात्रों के दौड़ का मैदान। यानी पाठ्यक्रम का तो हो गया अर्थ दौड़ का मैदान। तो हम एक शिक्षा के तरीके से देखेंगे, शिक्षण के तरीके से देखेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, पाठ्यक्रम में देखेंगे तो छात्रों की दौड़ का मैदान। तो इसकी धुरी कौन कौन है, पाठ्यक्रम की धुरी शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तीनों क्या है, तीनों में क्या है, परस्पर घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि पाठ्यक्रम में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों क्या है, तीनों में परस्पर घनिष्ठ, तीनों एक के बिना एक दूसरे तीसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कैसे नहीं की जा सकती, कि शिक्षक का अकेले का कोई महत्व नहीं है। अगर शिक्षार्थी नहीं होंगे, स्टूडेंट विद्यार्थी नहीं होंगे, तो वो किसको पढ़ाएगा, क्या करेगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है, विद्यार्थी भी जरूरी है उसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। आगे शिक्षार्थी पढ़े तो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों आपस में क्या क्या बातें करेंगे, तो उनके लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम भी होना आवश्यक है, जिनसे वो अपना एक निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति कर सके, अपने मेन लक्ष्य पर पहुंच सके। तो पाठ्यक्रम में क्या आता है, एक उनका सीमित सिलेबस आता है, वो एक सीमित दिशा दी जाती है कि उनको उसे पार करनी होती है उस दिशा को। तो पार करके क्या करना होता है, उसे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पाठ्यक्रम है क्या। पाठ्यक्रम क्या है, एक विकास की प्रक्रिया मानी जाती है। पाठ्यक्रम क्या माना जाता है, एक विकास की प्रक्रिया। इसमें किसका विकास हो रहा है, बालक का। तो विकास के क्या हो गई है कि चहुमुखी प्रक्रिया की विकास कि बालक को एक नई दिशा प्रदान करना, जिसमें उसका बालक का एक निश्चित लक्ष्य छुपा हो, तो उसको उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। तो उससे क्या होगा, बालक का विकास। तो विकास की प्रक्रिया में क्या है, ये सहायक है, जिसमें बालक के चहुमुखी विकास था, सर्वांगीण विकास। विकास की प्रक्रिया में कौन कौन से विकास होंगे बालक के, पहला है चहुमुखी विकास और सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास, तो इसमें क्या होता है, बालक विद्यालय जाएगा, विद्यालय में उसे ऐसे तो कुछ है नहीं कि जाकर बैठ के आ जाएगा, उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। तो उसके लिए उसे कुछ पुस्तकें मिलती हैं। पुस्तकों में उनका, जैसे बच्चा छोटा होता है, 4 साल का पहले स्कूल में जाता है, तो उसके अनुसार उसे उसी के दिमाग के, उसी एज के अनुसार क्या होता है, पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। ऐसे तो है नहीं कि बच्चा फर्स्ट क्लास में जा रहा है और उसे बुक दे दी 10th क्लास की, तो उससे क्या होगा, वो तो उसके कुछ समझ में नहीं आएगा, तो बच्चे का मानसिक विकास तो वहीं पे रुक जाएगा ज्यादा देख के। तो उसके अनुसार 1 या 2 बुक, जैसे उन्हें पहले कैसे हिंदी वर्णमाला का ज्ञान होगा, थोड़ी क कबूतर किया, क खरगोश उसकी लाइन सिखाएंगे, फिर उनको A for एप्पल थोड़ी अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान देंगे। तो ऐसे क्या होगा, फिर वो 2nd क्लास में जाएगा, तो उसमें थोड़े उसे शब्दों की, जो उसे एक शब्द से दूसरे शब्द 2 या 3 शब्दों के गिनती और कुछ अनेक अन्य शब्दों का ज्ञान होगा। तो इसमें क्या होगा, बालक का विकास में क्या होगा, विकास की प्रक्रिया कैसी होगी, चहुमुखी और सर्वांगीण विकास। तो इसमें बालक का सर्वांगीण विकास होगा। शिक्षण की क्रियाओं में के समाधान का आधार पाठ्यक्रम अथवा शिक्षण की क्रियाओं का संपादन। शिक्षण की क्रियाओं का संपादन, शिक्षण की क्रियाओं का संपादन भी
उसका आधार भी क्या है? पाठ्यक्रम है। शिक्षण की क्रियाओं का संपादन का आधार क्या है? शिक्षण की क्रियाओं के संपादन का आधार है पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु। पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु। पाठ्यक्रम के अंदर क्या आ जाएंगी? शिक्षण की क्रियाओं का संपादन का आधार क्या हो जाएगा? मुख्य पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु, यानी उनके पुस्तकों का किताबी ज्ञान हो जाएगा। अब देखते हैं कि परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों में अपेक्षित, अगर इनकी एक निश्चित पाठ्यक्रम निश्चित होगा तो उसमें विद्यार्थियों में क्या आएंगे? व्यवहारगत परिवर्तन होंगे। विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होंगे। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के बच्चा घर से निकले घर पर तो उसे एक समाज और परिवार का ही नॉलेज होता है, तो विद्यालय में आएगा पुस्तकों के शिक्षक के संपर्क में आएगा, फिर आगे किताबों या पाठ्यक्रम के संपर्क में आएगा तो उसे क्या होगा? नया ज्ञान होगा। तो विद्यार्थी में क्या होगा? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा तो वह आगे और उसमें जिज्ञासा प्रवृत्ति जागृत होगी और उसमें नए और शिक्षा में क्या है? शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है? कि व्यवहार में परिवर्तन आवश्यक है। शिक्षा में क्या है? शिक्षा में व्यवहार परिवर्तन अत्यंत जरूरी है। शिक्षा में व्यवहार परिवर्तन अत्यंत जरूरी है। कैसे? अगर विद्यार्थी में कोई व्यवहारगत या कोई अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन ही नहीं होगा तो उसे हमें कैसे पता चले इसे कुछ समझ में आया या आगे इसको एक दूसरे से दूसरी क्लास में भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते। अगर उसके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं, वो किताब का मतलब ही नहीं समझेगा तो अंदर से तो क्या पढ़ेगा? उसे बाहर का ही कुछ पता नहीं है, बुक क्या है, किस काम की आई है, तो उसे क्या होगा? उसमें व्यवहारगत परिवर्तन नहीं होगा तो फिर उसे पाठ्यक्रम का तो उसके लिए कोई मतलब ही नहीं। उसका तो जो जैसा ज्ञान उसे घर में था उसके पास वैसा का वैसा ज्ञान ही क्या है? उसके पास है। तो शिक्षा में क्या जरूरी है? विद्यार्थी को व्यवहार परिवर्तन भी जरूरी है। अब देखते हैं कि सीखने में व्यवहार परिवर्तन आवश्यकता होता है। अब शिक्षण क्रियाओं का आधार क्या है? शिक्षण की क्रियाओं का आधार पाठ्य वस्तु। शिक्षण क्रियाओं का आधार क्या है? पाठ्य वस्तु। पाठ्य वस्तु के बिना शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य ऐसा कोई तालमेल या ऐसा कोई नहीं बिठा सकते वो व्यवहारगत परिवर्तन कि उसके अंदर आगे विद्यार्थी का विकास किया जा सके। तो इसके अंदर क्या आगे? विषय वस्तु के प्रारूप को पाठ्यक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? विषय वस्तु के प्रारूप को क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम। विषय वस्तु प्रारूप को पाठ्यक्रम का नाम दिया है। क्या हो गया कि शिक्षण या शिक्षक की मुख्य क्रियाओं का आधार क्या हो गया? पाठ्य वस्तु। अब पाठ्य वस्तु के प्रारूप को क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में 3 क्रियाएं कौन कौन सी हो गई? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। एक बार फिर से देखते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है? एक विकास की प्रक्रिया है जिसमें बालक का विकास होता है। समाज में जो कुछ सीखता है, विद्यालय में जो कुछ सीखता है, उसे नई नई चीजों का, नई नई वर्णमाला या नई बुक के बारे में उसे नया पता चलता है। तो विकास की प्रक्रिया है तो उसमें बालक का क्या होगा? चहुमुखी और सर्वांगीण विकास, कि बालक एक दिशा से नई दूसरी दिशा में जाने के लिए अग्रसर होगा और अपने निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करेगा? उसे उसका सर्वांगीण विकास भी होना आवश्यक है। अब क्या है? शिक्षण की क्रियाओं के संपादन का आधार क्या हो गया? पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु। कि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य दोनों अंतःक्रिया तो कर रहे हैं लेकिन उनमें उनके पास एक निश्चित दिशा नहीं है, उनके पास एक निश्चित सिलेबस नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर सिलेबस का विस्तृत रूप हो जाएगा तो फिर उसमें तो बच्चे की मानसिक और बौद्धिक क्षमता के कई गुना ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए एक निश्चित सिलेबस तैयार करते हैं। तो इसमें क्या होता है? शिक्षण की क्रियाओं के संपादन का आधार क्या हो गया? पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु। अब पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु पढ़ेगा बालक तो उसमें क्या होगा? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा कि बच्चा कुछ नया ज्ञान सीखेगा तो उसके अंदर अपेक्षित यानी उसके अंदर कुछ नया परिवर्तन होगा। अब नया परिवर्तन होगा तो क्या है? शिक्षा में तो व्यवहार परिवर्तन अत्यंत
जरूरी है। शिक्षण में क्या उपयोगी बताया गया है कि बालक में व्यवहार में परिवर्तन होना जरूरी है। अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा तो उसे शिक्षा कहाँ से प्राप्त होगी? उसके तो न के बराबर है। जैसा नॉलेज उसे घर परिवार में था वैसा का वैसा रहेगा। अब है शिक्षण की क्रियाओं का आधार पाठ्य वस्तु है। शिक्षण की क्रियाओं का आधार क्या बताया है? पाठ्य वस्तु। तो पाठ्य वस्तु के प्रारूप को क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम। क्या बताया गया है? पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु होती है, उसके प्रारूप को हम क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम में देखते हैं हम, शिक्षण तथा शिक्षण का स्वरूप पाठ्यक्रम के प्रारूप द्वारा निर्धारित होता है। शिक्षण तथा शिक्षक का स्वरूप। अब देखते हैं हम पाठ्यक्रम के बारे में कि शिक्षा तथा शिक्षण का स्वरूप, शिक्षा तथा शिक्षण का प्रारूप, शिक्षा तथा शिक्षण का प्रारूप पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित होता है। पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित होता है। शिक्षा तथा शिक्षण का प्रारूप भी किसके द्वारा निर्धारित होता है? पाठ्यक्रम द्वारा। तो इसके आगे क्या कहते हैं हम? विद्यालय में प्रदान करने किए जाने वाले पाठ्यक्रम तथा उसकी सामग्री को कहते हैं। अब शिक्षा की धुरी क्या हो गई? पाठ्यक्रम को बताया है। शिक्षा की धुरी, मेन धुरी क्या हो गई? पाठ्यक्रम। कि पाठ्यक्रम के अभाव में हम शिक्षा या शिक्षण की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो शिक्षा की धुरी क्या हो गई? पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम क्या होता है? विद्यालय में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रम और उसकी सामग्री को कहते हैं। पाठ्यक्रम क्या होता है? विद्यालय में प्रदान की जाने वाली पाठ्य सामग्री या पाठ्यक्रम को कहते हैं। पाठ्य सामग्री को पाठ्यक्रम का रूप दिया है। क्या हो गया? शिक्षा की धुरी क्या हो गई? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या हो गया? विद्यालय में प्रदान की जाने वाली पाठ्य सामग्री, जिसमें बच्चों के लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश या उन्हें एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निश्चित सिलेबस प्रदान किया जाता है। अब देखते हैं पाठ्यक्रम निर्देशात्मक होता है। पाठ्यक्रम क्या होता है? निर्देशात्मक। शिक्षा की धुरी हो गई पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम क्या हो गया? निर्देशात्मक। निर्देशात्मक का मतलब हो गया यह निर्दिष्ट करता है। पाठ्यक्रम क्या निर्दिष्ट करता है या क्या निर्देश देता है हमें? कि इसमें विशिष्ट ग्रेड या मानक प्राप्त करने के लिए किन किन विषयों को किस स्तर तक समझना आवश्यक है। विशिष्ट ग्रेड या निश्चित मानक, विशिष्ट ग्रेड या निश्चित मानक तक, विशिष्ट ग्रेड या निश्चित मानक तक प्राप्त करने के लिए किन किन विषयों को प्राप्त करने के लिए किन किन विषयों को किस स्तर तक समझना आवश्यक है। अब पाठ्यक्रम का अर्थ या पाठ्यक्रम निर्देशात्मक है तो वह क्या निर्दिष्ट करता है हमें? कि विशिष्ट ग्रेड जो हमें पासिंग मार्क्स में मिलते हैं, जैसे हमारे 8वीं क्लास में बोर्ड में तो उसमें ग्रेड निर्धारित करते हैं A, B, C, जिसमें परसेंटेज का एक निर्धारण कर रखा है। या निश्चित मानक जो हमारी प्रतिशत आती है, जैसे 12वीं बोर्ड में या विद्यालय विश्वविद्यालय में जो हमारी जो कॉलेज में जो परसेंटेज बनती है, या निश्चित मानक प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? किन किन विषयों को किस स्तर तक समझना आवश्यक है कि उसमें एक सिलेबस की सीमित मात्रा में उसको सीमित कर दिया जाता है। तो इसके लिए क्या है? विशिष्ट ग्रेड या निश्चित मानक प्राप्त करने के लिए किन किन विषयों को किस स्तर तक समझना आवश्यक है कि एक निश्चित पाठ्यक्रम का रूप दे दिया जाता है। तो अब शिक्षण अधिगम के 3 तत्व है। शिक्षण अधिगम के
पाठ्यक्रम में शिक्षण अधिगम के कितने तत्व हैं? 3, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में शिक्षण अधिगम के 3 तत्व हैं। 3 तत्व कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षक, दूसरा है शिक्षार्थी और तीसरा है पाठ्यक्रम। ये तीनों में क्या करते हैं? शिक्षण अधिगम में मुख्य रूप से उपयोगी है। शिक्षण अधिगम यानी शिक्षण को हम तभी सीखेंगे जिसमें शिक्षक हो, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम हो। तो इसके आगे हम देखते हैं कि शिक्षक की क्या भूमिका होती है। शिक्षक क्या करता है? अपनी व्यवसाय कुशलता, शिक्षक क्या करता है? अपनी व्यवसाय कुशलता यानी बच्चों में इन्हें कौशल विकसित करता है। नैतिक दायित्व और प्रशासनिक निर्देश, शिक्षक की क्या भूमिका होती है? अपनी व्यवसाय कुशलता, नैतिक दायित्व की भावना और प्रशासनिक निर्देशों के साथ अपनी शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव तैयार रहता है। शिक्षक क्या करता है? अपनी व्यवसाय कुशलता, नैतिक दायित्व और प्रशासनिक निर्देशों के साथ क्या करता है? शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव तैयार रहता है। तो फिर आगे क्या करता है कि विकास के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। विभिन्न योजनाएं तैयार करता है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं तैयार करता है। उद्देश्यों का निर्धारण करता है। तथा मूल्यांकन करके अपने शिक्षण की उपलब्धि का मापन करता है। मूल्यांकन करके क्या करता है? मूल्यांकन करके अपनी उपलब्धि का मापन करता है। मूल्यांकन करके अपनी उपलब्धि का मापन करता है। अब शिक्षक की भूमिका क्या होती है इसमें? पाठ्यक्रम के 3 तत्व हो गए शिक्षण को सीखने के लिए, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है? व्यवसाय कुशलता, नैतिक दायित्व और प्रशासनिक निर्देश। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक क्या करता है कि साथ ही अपनी शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए क्या करता है? तैयार रहता है। तो तैयार कैसे रहता है? विभिन्न प्रकार की योजनाएं कि पाठ्यक्रम को, पुस्तकों कैसे पढ़ाया जाए, उनमें कौन से तरीके काम में लिए जाएं, विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों का निर्धारण कि पाठ्यक्रम कैसा हो, बच्चों को किस प्रकार सरल विधि से सिखाया जाए, तो और उसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाए, बच्चों को करके सिखाना ज़्यादा जरूरी है या समझा के ज़्यादा जरूरी है। और फिर लास्ट में क्या करता है? मूल्यांकन करके अपनी उपलब्धि का मापन कैसे करेगा? बच्चों को पहले पढ़ाएगा, फिर विभिन्न प्रकार के तरीकों के द्वारा फिर उनका मूल्यांकन करेगा, उनके टेस्ट वगैरह, परीक्षा, एग्जाम लेके, तो उसका स्कोर आएगा तो क्या करेगा कि लास्ट में पता चलेगा अपनी उपलब्धि का मापन कि बच्चों को कौन से बच्चे को किस स्तर तक यह समझ में आया है। तो लास्ट में क्या करता है? मूल्यांकन करके अपनी उपलब्धि का मापन करता है। अब शिक्षक द्वारा जीवन उपयोगी ज्ञान, शिक्षार्थी क्या करेगा? दूसरा तत्व है शिक्षार्थी। शिक्षार्थी का कार्य क्या है? शिक्षक के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षक के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना।
शिक्षक के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना तथा पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को समझना। अब शिक्षक का काम था बच्चे का अपनी उपलब्धि मापन मूल्यांकन करना, विभिन्न योजनाएं तैयार करना। तो अब शिक्षार्थी क्या करेगा? शिक्षक के द्वारा जो ज्ञान जो उसके जीवन में उपयोगी होगा, जीवनोपयोगी ज्ञान को प्राप्त करेगा, यानी उसके क्लास दर क्लास वाइज काम में आने वाला ज्ञान, उसे आगे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला ज्ञान प्राप्त करेगा। तो क्या करेगा? और पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेगा, यानी उसको समझेगा। तो क्या है? इस प्रकार शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम में क्या है? घनिष्ठ संबंध। इसमें क्या है? तीनों में घनिष्ठ संबंध है। एक दूसरे के बिना क्या है? एक दूसरे के बिना ये सारा पाठ्यक्रम का अधूरा है। तो इसमें क्या है कि एक दूसरे का अस्तित्व संदिग्ध नजर आता है कि न के बराबर है। एक दूसरे शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों एक दूसरे में घनिष्ठ संबंध है। इनके बिना क्या है? इनका संदिग्ध सा रूप लगता है कि एक शिक्षक होएगा तो उसकी भी अकेले कोई कल्पना नहीं कर सकता, या उसका कोई अस्तित्व नहीं, ना ही अकेले शिक्षार्थी का और ना ही अकेले पाठ्यक्रम का। अब आते हैं पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है। पाठ्यक्रम का अर्थ और परिभाषा। पाठ्यक्रम का अर्थ, तो पाठ्यक्रम का अर्थ, पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के शब्द के कौन से बना है? पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द से बना है। करिकुलम शब्द से बना है। अब करिकुलम शब्द कहां से आया है? लैटिन भाषा के कुरेर से बना है। लैटिन भाषा के कुरेर से बना है जिसका अर्थ क्या है? दौड़ का मैदान। कुरेरे का अर्थ क्या हो गया? दौड़ का मैदान। अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द से पाठ्यक्रम शब्द का निर्माण हुआ है। तो पाठ्यक्रम शब्द लैटिन भाषा के, अब करिकुलम में पूरे करिकुलम शब्द से तो पाठ्यक्रम का, तो ये पाठ्यक्रम में करिकुलम शब्द कहाँ से निकला है? लैटिन भाषा के कुरेर से निकला है। तो कुरेर से बना है, तो कुरेर का अर्थ क्या हो गया? दौड़ का मैदान। तो दौड़ का मैदान तो एक आ गया विशाल, जो हमारा व्यापक क्षेत्र है जिसमें कहीं भी अकेले दौड़ का। तो अब इसमें क्या आ जाएगा? पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के दौड़ का मैदान, यानी विद्यार्थियों में अपनी एक समय सीमा होती है, तो उसके अंदर फिर पाठ्यक्रम को शामिल कर दिया जाता है। तो उसे अपने एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है? पाठ्यक्रम का। तो ये क्या हो गया? इसमें क्या है? विद्यार्थियों के दौड़ के मैदान के बारे में बात की है। तो मैदान शिक्षा के अंतर्गत इसका अर्थ हो गया छात्रों का कार्य क्षेत्र। अब शिक्षा में इसका अर्थ क्या देखते हैं? शिक्षा के अंतर्गत इसका अर्थ छात्रों के कार्य क्षेत्र, छात्रों के कार्य क्षेत्र या छात्रों की दौड़ का मैदान। छात्रों के कार्य क्षेत्र या छात्रों की दौड़ का मैदान। तो शिक्षा के अंतर्गत इसका क्या अर्थ हो गया कि छात्रों का कार्य क्षेत्र। कुरियर शब्द का क्या है? दौड़ का मैदान। तो अब शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्यावरण में पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? इसका अर्थ छात्रों का कार्य क्षेत्र, यानी उनका निश्चित कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र कैसा हो गया? निश्चित। और छात्रों की दौड़ का मैदान, तो इसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम का हो गया। अब मैदान का अर्थ पाठ्यक्रम से है, इसमें हो गया दौड़ का मैदान, तो मैदान का अर्थ क्या हो गया? पाठ्यक्रम। मैदान का अर्थ किससे लिया गया है? पाठ्यक्रम से।
तो इसमें हम कह सकते हैं कि छात्रों द्वारा और अनुभव की क्रियाओं से है। छात्रों के अनुभव और क्रियाओं से है। अब देखो इसमें हम देखते हैं दौड़ का मैदान। तो दौड़ के मैदान में दौड़ का अर्थ क्या हो गया? छात्रों के अनुभव और उनकी क्रियाएं। छात्र इसके क्या क्या सीख रहे हैं पाठ्यक्रम में, अपने निश्चित लक्ष्य पर पहुंचने के लिए क्या क्या करें। तो दौड़ का अर्थ तो क्या हो गया? छात्रों के अनुभव और क्रियाएं। और आगे देखते हैं हम इसमें मैदान। तो मैदान का अर्थ हो गया पाठ्यक्रम से। तो अब आगे देखते हैं कि छात्रों, दूसरे शब्दों में करिकुलम का अर्थ है, हम दूसरे शब्दों में करिकुलम का अर्थ देखते हैं। करिकुलम में हो गया कि वह क्रम जिसमें किसी व्यक्ति को करिकुलम का अर्थ हो गया वह क्रम जिसमें किसी व्यक्ति को अपने वह क्रम जिसमें किसी व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए पार करना होता है। करिकुलम का शाब्दिक अर्थ या दूसरे शब्दों में हम देखते हैं तो वह क्रम जिसमें किसी व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए, उन्हें एक अपने निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिस जगह या स्थान पर पहुंचना होता है तो उसके लिए उसको वह सीमा पार करनी होती है। तो क्या हो गया इसका अर्थ? पाठ्यक्रम एक दिशा व साधन है। पाठ्यक्रम क्या हो गया? पाठ्यक्रम एक दिशा व साधन है। पाठ्यक्रम एक दिशा व साधन है जिसका अनुसरण करके शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। अब करिकुलम का शाब्दिक अर्थ तो ये हो गया था कि एक दौड़ का मैदान। अब है करिकुलम का दूसरे अर्थों में हम देखते हैं कि वह क्रम जिसमें किसी व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान यानी मैं निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए उसे पार करना होता है। अब ये क्या हो गया नीचे कि पाठ्यक्रम एक दिशा। पाठ्यक्रम क्या है? एक बच्चे को क्या कर रही है? नई दिशा प्रदान कर रही है। तो एक दिशा व साधन है। इसमें विद्यार्थी क्या हो गया? साध्य, और पाठ्यक्रम क्या हो गया? साधन। तो पाठ्यक्रम एक दिशा व साधन है जिसका अनुसरण करके शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य क्या करते हैं? प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पाठ्यक्रम की नॉर्मल अर्थ है। और अब अगले अध्याय में हम देखेंगे पाठ्यक्रम की विभिन्न विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं उन्होंने क्या क्या कहा है इनके बारे में। तो अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम की परिभाषाएं। थैंक यू।